जय हिंद, बैठ जाओ। जैसे कि मैं थोड़ा रिवाइज करा देता हूँ तुम लोगों को। जैसे कि एक बॉडी है और इसके ऊपर एक और बॉडी रखी हुई है, इसका मास है m और इसका मास है स्मॉल m, ठीक है। अब अगर ये दोनों बॉडी रेस्ट पे हैं, ये भी रेस्ट पे है और ये भी रेस्ट पे है, तो इन दोनों के बीच में कोई फ्रिक्शन अप्लाई नहीं होगा। कितना होगा? 0, ठीक है। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि दोनों के बीच में कोई भी रिलेटिव मोशन नहीं है या फिर टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन नहीं है, ठीक है। दोनों बॉडी रेस्ट में है। अब सेकंड, तुमने ये कंडीशन हम लोगों ने पढ़ा है कि अगर एक बॉडी है और सेकंड बॉडी उसके ऊपर रखी हुई है, ये बॉडी रेस्ट पे है और ये भी बॉडी रेस्ट पे है, लेकिन हमने यहाँ पे एक फोर्स अप्लाई करना शुरू कर दिया। ये जो फोर्स अप्लाई हो रहा है बेसिकली दोनों बॉडी को मूव नहीं कर रही हैं, दोनों रेस्ट पे ही हैं। ये भी रेस्ट पे है और ये भी रेस्ट पे है, लेकिन इन दोनों के बीच में एक फोर्स अप्लाई होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि इस फोर्स को बैलेंस कर ले जाएगा फ्रिक्शन। तो यहाँ पे रिलेटिव मोशन नहीं है, लेकिन यहाँ पे टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन है। क्या है? टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन। तो रिलेटिव मोशन की अगर टेंडेंसी होती है तब भी फ्रिक्शन अप्लाई होता है। और थर्ड, अगर रिलेटिव मोशन होता है तब फ्रिक्शन अप्लाई होता है। अगर रिलेटिव मोशन होगा, जैसे कि यहाँ पे एक फोर्स अप्लाई हो रहा है और यहाँ पे फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है, और ये जो फोर्स अप्लाई हो रहा है इसके कारण ये बॉडी मोशन भी कर रही है, इसमें वेलोसिटी है और ये रेस्ट पे है। तो ये रेस्ट है, रेस्ट पर है और ये मूविंग है। तो यहाँ पे देखो, ये वाली बॉडी रेस्ट पे है, ऊपर वाली बॉडी मूव कर रही है, तो इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन अप्लाई होगा? होगा। यहाँ पे भी फ्रिक्शन अप्लाई होगा। फ्रिक्शन इज नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ पे रिलेटिव मोशन है, यहाँ पे रिलेटिव मोशन है, इसलिए फ्रिक्शन अप्लाई हुआ है। एंड लास्ट केस देखो, ये बॉडी बी से मूव कर रही है और ये भी बी वेलोसिटी से मूव कर रही है, सेम डायरेक्शन में। दोनों बॉडीज सेम डायरेक्शन में बी वेलोसिटी से मूव कर रही हैं। इस कंडीशन में रिलेटिव मोशन है? अब रिलेटिव मोशन नहीं है दोनों के बीच में। रिलेटिव मोशन होता है कि दोनों का वेलोसिटी थोड़ा थोड़ा अलग होना चाहिए, ठीक है। फॉर्मूला तुमने पढ़ा होगा, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू v इक्वल होता है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए माइनस रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी। वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इक्वल होता है वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। यहाँ पे देखो, ए की वेलोसिटी, अगर ए मान लें इसको, बी मान लें इसको, तो ए की वेलोसिटी कितनी है? v, और बी की वेलोसिटी भी कितनी है? v। दोनों कैंसिल आउट हो गए, तो रिलेटिव वेलोसिटी कितनी हो गई? 0। और अगर रिलेटिव मोशन या रिलेटिव वेलोसिटी 0 होगी तो क्या होगा? फ्रिक्शन 0 हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं? ठीक है। तो देखो, जो फ्रिक्शन होता है वो रिलेटिव मोशन पे डिपेंड कर रहा है बेसिकली। रिलेटिव मोशन नहीं है तो फ्रिक्शन भी नहीं है। अगर टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन है तो फ्रिक्शन अप्लाई होगा, या फिर रिलेटिव मोशन है फिर भी अप्लाई होगा, या फिर मोशन है लेकिन रिलेटिव मोशन नहीं है तो फ्रिक्शन अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। और यही टेंडेंसी कहीं ना कहीं पाई जाती है लिक्विड की लेयर्स के बीच में या फिर गैसेस की लेयर्स के बीच में। गैस की लेयर या फिर लिक्विड की लेयर जब एक दूसरे के रिलेटिव फ्लो करती हैं तो एक दूसरे का अपोज करती हैं मोशन का। किसका अपोज करती हैं? रिलेटिव मोशन का, ठीक है। और उस रिलेटिव मोशन के अपोजिशन का जो होता है, जो टेंडेंसी होती है, उसको हम कहते हैं विस्कोसिटी। क्लियर है कि नहीं? ठीक है। तो विस्कोसिटी जो लगेगा वो किस में लगेगा? फ्लूइड में लगेगा, ठीक है। तो आगे हम पढ़ लेते हैं। विस्कोसिटी बेसिकली क्या है? विस्कोसिटी एक टेंडेंसी है फ्लूइड की, तो इसको लिख लो सबसे पहले, टेंडेंसी ऑफ फ्लूइड ड्यू टू विच it opposes relative motion between different layers। डिफरेंट लेयर्स, जो डिफरेंट लेयर्स होंगी फ्लूइड की, उनके बीच में जो रिलेटिव मोशन होगा उसका होगा अपोजिशन।
जैसे कि हम किसी भी लिक्विड को फ्लो करते हैं, लिक्विड की बात करेंगे, लिक्विड फ्लो करते हैं, ये हमारा है ग्राउंड, ये क्या है ग्राउंड, और लिक्विड फ्लो हो रहा है इस तरह से, ये है फर्स्ट लेयर, ये हमारी उससे अपर लेयर है, इस तरह से लिक्विड फ्लो हो रहा है। और अगर विस्कोसिटी है लिक्विड के बीच में तो देखो जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाएंगे वैसे वैसे स्पीड जो होगी वो बढ़ती हुई चली जाएगी, वैसे वैसे स्पीड जो होगी वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो यहाँ पे देखा जाए ग्राउंड से जैसे जैसे तुम डिस्प्लेसमेंट ऊपर ले रहे हो, जैसे ये डिस्प्लेसमेंट x है और यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, ये मान लो dx हो गया, तो यहाँ पे अगर तुम्हारी वेलोसिटी कितनी है v है तो यहाँ पे हो जाएगा v प्लस dv, v प्लस dv। तो इन डिफरेंट लेयर्स की जो स्पीड होगी, वेलोसिटी होगी, वो v1, v2, v3, v एंड d प्लस dv इस तरह से बढ़ेगी। जैसे जैसे हम ऊपर की ओर चलेंगे वैसे वैसे हमारी स्पीड क्या होगी, इंक्रीज होगी। ठीक है, ऐसा क्यों होगा, क्योंकि जो फोर्स है, जो विस्कस फोर्स है, अपोजिशन फोर्स है, वो कम होता हुआ चला जाएगा ऊपर की ओर। सबसे ज़्यादा कहाँ लगेगा, नीचे। अब देखो ऐसा हो क्यों रहा है, क्योंकि डिफरेंट लेयर्स डिफरेंट वेलोसिटी से मूव करने की कोशिश कर रही हैं। तो डिफरेंट लेयर्स के बीच में एक दूसरे के प्रति क्या आ रहा है, एक दूसरे के रिलेटिव मोशन आ रहा है, और वो रिलेटिव मोशन क्या कर रहा है, एक दूसरे के लेयर को रोक रहा है, अपोज कर रहा है बढ़ने से, आगे बढ़ने से। सबसे कम किस पे लग रहा है, वो अपर लेयर पे, क्योंकि अपर वाली जो लेयर है वो सबसे ऊपर वाली, इसके ऊपर एयर है, एटमॉस्फेयर है, और इसके नीचे लिक्विड है। ठीक है, और ये फोर्स नीचे की ओर जाके इंक्रीज हो रहा है, इसलिए ऐसा हो रहा है। अब अगर हम देखें कि विस्कस फोर्स किस पे डिपेंड करेगा, तो हम मान लेते हैं कि यहाँ पे हमारे पास ये है एरिया ऑफ कांटेक्ट, ये क्या है, एरिया ऑफ कांटेक्ट। क्योंकि डिफरेंट लेयर्स एक दूसरे के कांटेक्ट में है तो कहीं ना कहीं वो टच कर रही हैं, उनका एरिया बढ़ रहा है, और उस एरिया की वजह से वो एक दूसरे पे फोर्स लगा रही हैं, और जो फोर्स लगा रही हैं वो है हमारा विस्कस फोर्स। ठीक है, तो इसको लिख लो, उसके बाद में आगे हम इसका डेरिवेशन करते हैं। डिफरेंट लेयर of liquid are flowing as shown in figure as we move upward, velocities of layers increases. When viscous force applied between different layers is, विस्कस फोर्स कितना अप्लाई होगा इन लेयर्स के बीच में, जो विस्कस फोर्स अप्लाई होगा वो कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा। सबसे पहले तो जो विस्कस फोर्स होगा F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया। F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, एरिया के। जो एरिया ऑफ कांटेक्ट है बिटवीन जो डिफरेंट लेयर्स के बीच में एरिया ऑफ कांटेक्ट है उस पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डिपेंड करेगा। अगर एरिया ऑफ कांटेक्ट ज़्यादा है तो हमारा विस्कस फोर्स भी अप्लाई होगा, वो ज़्यादा होगा। ठीक है, एंड सेकंड जो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा वो होगा dV बाई dx। dV बाई dx को हम यहाँ पर बोलेंगे वेलोसिटी ग्रेडियंट, इसे हम बोलेंगे वेलोसिटी ग्रेडियंट।
ये हमारा वेलोसिटी ग्रेडियंट होता है। वेलोसिटी ग्रेडियंट का सीधा मतलब है चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट। चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट, हम कितना ऊपर जाएं ग्राउंड से, कितना डिस्प्लेसमेंट होने पर कितनी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, ठीक है। इन दोनों का जो रेशो होगा चेंज इन वेलोसिटी बाई चेंज इन डिस्प्लेसमेंट का, वो हमारा हो जाएगा फोर्स के इक्वल, विस्कस फोर्स के इक्वल। तो विस्कस फोर्स इस पे भी डिपेंड करेगा, वेलोसिटी ग्रेडियंट पे, और एरिया पे डिपेंड करेगा, जो एरिया ऑफ कांटेक्ट है बिटवीन लेयर्स के बीच में। इसमें कोई डाउट है किसी को? तो ये हम दो इक्वेशन कंसीडर कर लेंगे, इक्वेशन फर्स्ट हमारा है और ये इक्वेशन सेकंड हमारा है। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन से अगर देखा जाए तो एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, ए डी बाई डी एक्स, एंड एफ इक्वल हो जाएगा ईटा ए डी बाई डी एक्स। क्लियर? ईटा वेयर ईटा इज कांस्टेंट एंड नोन एज विस्कोसिटी। Where eta is constant and known as coefficient of viscosity. Eta is known as coefficient of viscosity. अब देखो यहाँ पे अगर हम ईटा की डायमेंशन कैलकुलेट करें या यूनिट कैलकुलेट करें तो कितनी हो जाएगी, एफ इक्वल हमारे पास आ गया है ईटा ए डी वी बाई डी एक्स। तो ईटा ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ईटा का फॉर्मूला आ जाएगा एफ इंटू डी एक्स बाई ए डी वी। यहाँ पे एफ है फोर्स, डी एक्स क्या है डिस्प्लेसमेंट, ए क्या है एरिया और डी वी क्या है वेलोसिटी। ये हो जाएगा फोर्स का कितना यूनिट होता है, न्यूटन मीटर, मीटर स्क्वायर, मीटर पर सेकंड। तो मीटर से मीटर कैंसिल आउट हो गया, एक हमारे पास आ गया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर सेकंड। ये हमारी हो गई यूनिट। अगर इसकी डायमेंशन की बात करें तो डायमेंशन कितना हो जाएगा, हाँ इसे हम वैसे बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं पॉइजली। इसे हम बोलते हैं पॉइजली, ठीक है। इस यूनिट को हम पॉइजली बोलते हैं। जो विस्कोसिटी की यूनिट होती है वो क्या होती है, पॉइजली होती है। अगर इसकी डायमेंशन की बात करें तो डायमेंशन कितना हो जाएगा, फोर्स का डायमेंशन हो जाएगा एम एल टी माइनस टू, इसका हो जाएगा एल, एरिया का हो जाएगा एल टू, और इसका हो जाएगा एल टी माइनस वन। तो एल से एल चला गया यहाँ से, और एक एल ऊपर चला जाएगा, कितना हो जाएगा एम एल माइनस वन टी माइनस वन। ये हमारे पास आ गई इसकी यूनिट। तो इसकी यूनिट और इसकी डायमेंशन दोनों एग्जाम में पूछे जाते हैं ज़्यादा, ध्यान रखना इसको। अब अगर इसमें कोई डाउट है तो बताओ, किसी को अगर इसमें कोई डाउट है विस्कोसिटी में या इसकी यूनिट या डायमेंशन में। चलो आगे एक पॉइंट लिख लो, विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड हाँ डिक्रीजेस with increase in टेम्परेचर। अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करें तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पे लिक्विड की विस्कोसिटी क्या होगी, कम हो जाएगी। लेयर्स के बीच में जो फोर्स लगेगा अपोजिशन का वो कम हो जाएगा थोड़ा, ठीक है।
तो विस्कोसिटी जो लिक्विड की होती है वो डिक्रीज हो जाती है अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर दें तो, ठीक है, क्योंकि लिक्विड की जो विस्कोसिटी होती है वो किसके कारण होती है? विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड is due to cohesive forces between molecules. Viscosity of liquid is due to cohesive forces between molecules. Molecules के बीच में लगते हैं cohesive forces. देखो दो तरह के फोर्स होते हैं, एक होता है कोहेसिव, एक क्या होता है? कोहेसिव, और एक होता है एडहेसिव। ठीक है, तो कोहेसिव फोर्स होता है जो सेम मॉलिक्यूल्स के बीच में लगे, जैसे वाटर का मॉलिक्यूल है और वाटर का मॉलिक्यूल के बीच में ही वो फोर्स अप्लाई कर रहा है, ये भी H2 है और ये भी H2 है, दोनों सेम मॉलिक्यूल्स लगा रहे हैं तो कौन सा फोर्स होगा? कोहेसिव होगा। और अगर डिफरेंट मॉलिक्यूल्स फोर्स अप्लाई करेंगे तो कौन सा होगा? एडहेसिव होगा। जैसे कि वाटर का मॉलिक्यूल अगर ऑयल के मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स अप्लाई करेगा तो कौन सा होगा? एडहेसिव होगा। ठीक है, तो एक फोर्स होता है कोहेसिव और एक होता है एडहेसिव। तो इसकी जो विस्कोसिटी होती है मेनली लिक्विड की, वो किसके कारण होती है? कोहेसिव फोर्स के कारण होती है। कोहेसिव फोर्स जितने ज़्यादा होंगे विस्कोसिटी उतनी ज़्यादा होगी। ठीक है, तो टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है? कोहेसिव फोर्स क्या हो जाते हैं? कम हो जाते हैं। और कोहेसिव फोर्स अगर कम हो जाएंगे तो क्या होगा? विस्कोसिटी भी डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो क्लियर है इतना? अगला पॉइंट लिख लो। विस्कोसिटी ऑफ gases increases with increase in temperature। अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करें तो गैसेस की विस्कोसिटी क्या होगी? इंक्रीज हो जाएगी। क्यों इंक्रीज हो जाएगी? क्योंकि गैसेस में होता है डिफ्यूजन। टेम्परेचर बढ़ाने पे गैस क्या करती हैं? डिफ्यूज करती हैं। तो ज़्यादा डिफ्यूजन होगा तो विस्कोसिटी ज़्यादा हो जाएगी उसकी। लिख लेना, विस्कोसिटी ऑफ गैसेस, विस्कोसिटी ऑफ गैसेस इज ड्यू टू डिफ्यूजन। डिफ्यूजन के कारण गैस की विस्कोसिटी होगी, और अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो ज़्यादा डिफ्यूजन होगा, और ज़्यादा डिफ्यूजन होगा तो विस्कोसिटी इंक्रीज होगी। तो लिक्विड और गैसेस की विस्कोसिटी जो होती है टेम्परेचर पे अलग अलग डिपेंड करती है। ठीक है, लिक्विड की विस्कोसिटी टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या हो जाती है? घट जाती है, जबकि गैस की क्या हो जाती है? बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, अगला पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, viscosity depends on area and velocity। जो विस्कस फोर्स होता है वो किस पे डिपेंड करता है? एरिया एंड वेलोसिटी डिपेंड करता है। लेकिन फ्रिक्शन क्या होता है? फ्रिक्शन दोनों में से किसी पे भी डिपेंड नहीं करता। बट फ्रिक्शन डज नॉट डिपेंड्स ऑन एरिया एंड वेलोसिटी। लिख लेना, बट फ्रिक्शन डज नॉट डिपेंड्स ऑन एरिया एंड वेलोसिटी। तो विस्कस फोर्स डिपेंड्स ऑन बोथ, बट फ्रिक्शन डज नॉट डिपेंड्स ऑन बोथ। फ्रिक्शन देखो स्टोक्स लॉ में है कि अगर हम किसी भी एक सॉलिड बॉडी को, स्फेरिकल बॉडी को लिक्विड में गिराएंगे, जैसे ही हमारे पास लिक्विड है और इसमें हम किसी भी स्फेरिकल बॉडी को गिरा देते हैं, हमने ड्रॉप कर दिया इस बॉडी को, ठीक है, तो यहाँ पे जो लिक्विड होगा इस बॉडी के ऊपर एक विस्कस फोर्स अप्लाई करेगा।
विस्कस फोर्स, और वो विस्कस फोर्स कितना होगा? वो विस्कस फोर्स होगा 6 पाई ईटा आर बी, 6 पाई ईटा आर बी, हाँ फिक्स होता है। विस्कस फोर्स कितना अप्लाई होता है? 6 पाई ईटा आर बी। ठीक है, तो लिख लो, पहले इसमें लिखते हैं थोड़ा सा, फिर आगे इसको करते हैं कैसे आया है। ये भी बना देते हैं। हाँ बना लो इसको। स्फेरिकल बॉडी ऑफ रेडियस r is falling in liquid of viscosity eta with velocity v. As shown in figure. स्फेरिकल बॉडी के लिए देन विस्कस फोर्स अप्लाइड ऑन बॉडी इज, यहाँ पे विस्कस फोर्स कितना अप्लाई होगा? ठीक है, जो कि वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई होगा हमेशा। अगर ये बॉडी मूव करेगी तो विस्कस फोर्स अप्लाई होगा। इस विस्कस फोर्स की हम कैलकुलेट करेंगे, फॉर्मूला कितना आएगा। ठीक है, देन विस्कस फोर्स जो होगा एफ विस्कस, वो डिपेंड करेगा 6 पाई ईटा आर बी पर। बेसिकली यहाँ पे ईटा आर और बी कितना कितना आएगा, इसकी पावर ए ले लेंगे, इसकी पावर बी ले लेंगे, इसकी पावर सी ले लेंगे, और हम ए बी सी की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, डायमेंशन से। करें, चलो देखो, डायमेंशन एफ की कितनी होती है फोर्स की? एम एल टी माइनस 2। डायमेंशन ऑफ ईटा कितना होता है विस्कोसिटी की? एम एल माइनस 1 टी माइनस 1, इसकी पावर ए है। आर की कितनी हो जाएगी? एल की पावर बी है, और बी कितना हो जाएगा? एल टी माइनस 1, इसकी पावर कितनी है? सी है। इसको हम अलग अलग लिख देंगे। एम की पावर कितनी हो जाएगी यहाँ पे? ए। एल की पावर कितनी हो गई? माइनस ए प्लस बी प्लस सी, और टी की पावर कितनी हो जाएगी? माइनस ए माइनस सी। क्लियर? और यहाँ पे आ रहा है हमारे पास एम एल टी माइनस 2। अब हम क्या करेंगे, कंपेयर कर लेंगे m की पावर को m की पावर से, l की पावर को l की पावर से, और t की पावर को t की पावर से। ठीक है, तो m की पावर कितनी है? a, और यहाँ पे m की पावर कितनी है? 1, तो a की वैल्यू कितनी आ गई? 1 आ गई। क्लियर? यहाँ पे l की पावर कितनी है? माइनस ए प्लस बी प्लस सी, तो माइनस ए प्लस बी प्लस सी, इसकी पावर, ये इसकी वैल्यू किसके बराबर आ गई? 1 के। और यहाँ पे माइनस ए माइनस सी, माइनस ए माइनस सी इक्वल आ गए किसके? -2 के। तो यहाँ से हमारे पास a प्लस सी कितना आ गया? 2 आ गया, और a की वैल्यू कितनी है? 1, तो c की वैल्यू कितनी आ गई? 1 आ गई।
तो सी की वैल्यू हमारे पास 1 आ गई है। अब हम इसमें क्या करेंगे, इसमें पुट कर देंगे ए की वैल्यू कितनी है -1 प्लस बी प्लस 1 बराबर कितना आ जाएगा 1। इससे कैंसिल आउट हो गया, बी की वैल्यू कितनी आ गई 1। नाउ वी पुट वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी इन इक्वेशन 1। इसको कंसीडर कर लो, इक्वेशन 1 है ये, नोट डाउन कर लो इतना। अब लिख लो फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 एफ इक्वल टू कितना आ जाएगा 6 पाई ईटा आर बी। ये हमारे पास, क्योंकि ए बी सी वैल्यू कितनी आ रही है 1 1 1 आ गई है, तो ये हमारे पास आ जाएगा। विस्कस फोर्स इस पे डिपेंड करेगा, विस्कस फोर्स डिपेंड कर रहा है विस्कोसिटी पे, रेडियस पे, बॉडी की रेडियस कितनी है और वेलोसिटी पे, ठीक है, इस पे ये डिपेंड कर रहा है। अगर कोई बॉडी मूव करती है लिक्विड के अंदर तो इस पे ये डिपेंड करेगा। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है टर्मिनल वेलोसिटी। टर्मिनल वेलोसिटी देखो क्या होती है। अगर हम किसी लिक्विड में किसी बॉडी को गिरा देंगे तो शुरुआत में तो क्या होगा, शुरुआत में अगर ये बॉडी नीचे जाएगा तो इसकी स्पीड क्या होगी, इंक्रीज होगी। इसकी स्पीड क्या होगी, इंक्रीज होगी, क्योंकि मैंने बताया है तुम लोगों को कि अगर कोई बॉडी सिंक करती है, डूबती है, तो उस कंडीशन में बॉडी की डेंसिटी ज़्यादा होती है लिक्विड की डेंसिटी से। और बॉडी की डेंसिटी अगर ज़्यादा होगी लिक्विड की डेंसिटी से, तो जो mg फोर्स होगा वो ग्रेटर हो जाएगा किससे, बी रो जी से। mg फोर्स ग्रेटर हो जाएगा बी रो जी से। कितने रहते क्या, पाँच मिनट, वैसे 5 मिनट, ठीक है, 5 मिनट हो जाएगा ये टॉपिक। ठीक है, तो अगर हम किसी बॉडी को फ्री फॉल कर देते हैं लिक्विड में या फ्लूइड में, जिसकी डेंसिटी ज़्यादा है उसकी डेंसिटी से, लिक्विड की डेंसिटी से, तो बॉडी की डेंसिटी ज़्यादा होगी तो mg जो होगा वो ज़्यादा होगा अपवर्ड से, तो नेट फोर्स कहाँ आएगा, डाउनवर्ड आएगा, और नेट फोर्स डाउनवर्ड आएगा तो इसकी स्पीड बढ़ती चली जाएगी लगातार। ठीक है, लेकिन जब इसकी स्पीड बढ़ेगी तो एक टाइम ऐसा आएगा जहाँ इसकी स्पीड हो जाएगी कांस्टेंट। कितनी हो जाएगी, कांस्टेंट। और जहाँ पे इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी उस वेलोसिटी को बोलेंगे टर्मिनल वेलोसिटी। ठीक है, ऐसा क्यों होगा, ऐसा जो होगा उसके लिए बताते हैं, अभी 2 फोर्स ऊपर लगेंगे उसके लिए बता रहे हैं। पहले इसको लिख लो कि टर्मिनल वेलोसिटी होता क्या है, तो लिख लो कांस्टेंट वेलोसिटी एक्वायर्ड बाई फ्रीली फॉलिंग बॉडी in fluid known as terminal velocity. Constant velocity acquired by fleeting body in fluid known as terminal velocity.
तो देखो क्या है, अगर हम किसी बॉडी को इस लिक्विड में गिरा देंगे, ठीक है, तो ऊपर की ओर 2 फोर्स लगेंगे, नीचे की ओर 1 फोर्स लगेगा। नीचे की ओर जो फोर्स अप्लाई होगा वो कौन सा होगा हमारा, mg, ठीक है। और जो अपवर्ड फोर्स अप्लाई होगा वो एक अप्लाई होगा b rho g, और एक फोर्स अप्लाई होगा अपवर्ड विस्कस। कितना होगा ये होगा 6 पाई ईटा rv। क्लियर। अब देखो, जब mg फोर्स पहले ज़्यादा है इन दोनों से, तो स्पीड नीचे की ओर इंक्रीज होगी, वेलोसिटी इंक्रीज होगी। और अगर वेलोसिटी इंक्रीज होगी, तो अगर ये वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो विस्कस फोर्स भी तो इंक्रीज होगा। और विस्कस फोर्स इंक्रीज होते होते जब ये दोनों फोर्स मिलकर mg को बैलेंस कर लेंगे, तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा, 0। और नेट फोर्स 0 हो जाएगा तो वेलोसिटी कांस्टेंट होती है कि नहीं। जब नेट फोर्स 0 होता है किसी बॉडी पे, तो उसकी वेलोसिटी कितनी रहती है, कांस्टेंट रहती है। तो ये जो कांस्टेंट वेलोसिटी होगी उसी को हम टर्मिनल वेलोसिटी बोलेंगे, ठीक है। तो एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम मतलब जब फोर्स नेट 0 होगा तो टर्मिनल वेलोसिटी आएगी। एट इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा, 2 फोर्स होंगे, एक हमारा होगा v rho g और एक होगा 6 पाई ईटा rv, इक्वल हो जाएगा किसके, mg के। क्लियर है इतना। अब देखो यहाँ पे जो v है वो वॉल्यूम ऑफ बॉडी है, ठीक है। v जो है वो क्या है, वॉल्यूम ऑफ बॉडी है। तो हम इसको उधर ले जाते हैं, ये हो जाएगा 6 पाई ईटा rv इक्वल mg माइनस v rho g। क्लियर। यहाँ पे देखो m की जो वैल्यू रख सकते हैं वो b सिग्मा g रख सकते हैं, माइनस v rho g हो जाएगा ये। और हम b और g को कॉमन ले लेंगे, सिग्मा माइनस रो हो जाएगा ये। और यहाँ पे हमारा चल रहा है 6 पाई ईटा rv। वॉल्यूम का फॉर्मूला कितना होता है स्फीयर के लिए, 4/3 पाई r क्यूब। हम रख देंगे कितना, 4/3 पाई r क्यूब g सिग्मा माइनस रो, और ये हो जाएगा 6 पाई ईटा rv। यहाँ से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, r से एक r कैंसिल आउट हो जाएगा, स्क्वायर बचेगा। यहाँ से हमारा 2 से कितना कैलकुलेट हो जाएगा, यहाँ पे 3 और यहाँ पे हो जाएगा 2। तो यहाँ पे हमारे पास एक फॉर्मूला आ जाएगा 2/9 ईटा, 2/9 ईटा r स्क्वायर सिग्मा माइनस रो इंटू जी। हाँ जी, यहाँ पे ये हमारा टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला आ जाता है। यहाँ से तुम्हें पता चल रहा है कि v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर आ गया है, ठीक है। और अगर सिग्मा इक्वल रो हो जाए, दोनों की डेंसिटी इक्वल हो जाए, डेंसिटी ऑफ बॉडी और डेंसिटी ऑफ लिक्विड, तो वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, 0, ठीक है। तो इस क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं, इसके आगे कल पढ़ेंगे।